मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अध्याय 23 का प्रथम भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग दूसरा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं बिना किसी देरी के दूसरे भाग की ओर। एक संदर्भ में मेरा महल अन्य महलों के समान ही था। यहाँ भी समाचार तेजी से फैल जाता था। दुर्योधन वाली इस घटना को एक घंटा भी नहीं बीता था कि कुंती ने मुझे अपने कक्ष में बुलवाया। इससे मैं यह सोचने लगी कि मेरी कितनी सेविकाओं को उसने रिश्वत देकर अपना गुप्त दूत बना रखा था। इस बुलावे पर मुझे आश्चर्य हुआ। महल में आने के बाद से अब तक मेरी सास ने कभी ऐसा साम्राज्यवादी तरीका नहीं अपनाया था। जब मैं उसके पास पहुंची तो मैंने उसके चेहरे पर वही पुराना भाव देखा, मेरी मूर्खता पर क्रोध का भाव। एक क्षण के लिए मुझे लगा मानो समय का चक्र घूम गया था और मैं फिर से नववधू बन गई। नम्रता और कटुता के साथ उसने मुझसे पूछा कि मैं अपनी सेविकाओं की जिह्वा नहीं रोक पाई। उसने सलाह दी कि मुझे तुरंत युधिष्ठिर को सब कुछ बता देना चाहिए। शायद मेरा पुत्र अपने चचेरे भाई को शांत कर उसके आहत हुए आत्मसम्मान को फिर से ठीक कर सके। वह बोली, यह बहुत बुरी बात है कि तुम्हारी मूर्खता के कारण उसे लज्जित होना पड़ेगा, किंतु यह बहुत आवश्यक है। तुम्हें नहीं पता कि दुर्योधन कितना ईर्ष्यालु और खतरनाक हो सकता है। मुझे लगा कि वह ठीक कह रही थी। उसकी सलाह उचित थी और मैं स्वयं भी यही सोच रही थी। यदि उसने यह बात अलग ढंग से कही होती तो मैं उसे मान लेती। आखिरकार वह कौरव वंश को मुझसे अधिक जानती थी और वह कौरवों के पेचीदा षड्यंत्रों से अनेक बार बच चुकी थी। यद्यपि उनके निर्णायक स्वर और मेरी ग्लानि ने मिलकर मुझे हठी बना दिया था, मैंने भी उसे उतनी ही नम्रता के साथ बता दिया कि मैं इस मामले को अपने आप निपटा लूंगी। आखिरकार क्या मैं इस महल की रानी नहीं थी? यदि मुझे लगेगा कि मुझे अपने पति को इसकी सूचना देनी होगी तो मैं अवश्य दे दूंगी। इस आयु में उसे इन छोटे मोटे मामलों की चिंता ना करते हुए अपना ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों पर केंद्रित करना चाहिए। कुंती ने मुझे होठ दबाते हुए इतने गुस्से से घूर कर देखा कि उसके होठ लगभग गायब हो गए। शायद उसे लगा कि यदि उसने मुझे कुछ कहा तो हम दोनों के बीच नम्रता का मुखौटा गिर जाएगा और फिर झगड़ा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पुत्रों को दुख होगा। शायद हमारे झगड़े से उसे निर्मम स्पष्टता के साथ यह बात समझ में आ गई कि यहाँ की प्रभारी वह नहीं थी। शायद उसने सोचा होगा कि इसे अपनी भूल का परिणाम स्वयं भुगतने दिया जाए। मैंने उसे प्रणाम करके अपनी भेंट के समाप्त होने का संकेत दे दिया। मैंने युधिष्ठिर को उस घटना के विषय में नहीं बताया। वह पहले से ही चिड़चिड़ा हो गया था और उसे संभालना मुश्किल था। ऊपर से इस घटना से बात अधिक बिगड़ जाती। मैंने सोच लिया कि यदि दुर्योधन मेरे पति से शिकायत करेगा तो मैं उससे क्षमा मांग लूंगी, किंतु उसने वह बात उठाई ही नहीं। क्या वह लज्जित था अथवा कुंती ने उस बात का बतंगड़ बना दिया था, जो वास्तव में एक दुर्घटना से अधिक कुछ नहीं थी। दुर्योधन रोज की भांति दिन में जासूसी करता और रात में युधिष्ठिर के साथ द्युत खेलता था। कर्ण भी पहले की तरह सामान्य रूप से सबके साथ उबाऊ शिष्टाचार सहित व्यवहार करता, परंतु उस दिन दुर्योधन के सरोवर में गिर जाने से एक अच्छी बात हुई कि एक सप्ताह बाद उसने बताया कि उसके पिता ने उसे हस्तिनापुर लौटने का संदेश भेजा है। विदाई भोज पर उसने अपने धन्यवाद ज्ञापन में मुझे विशेष रूप से सम्मिलित किया और मैंने भी उसी ढंग से उत्तर दिया। कौरवों की वापसी के साथ हमारा जीवन सामान्य होने लगा। फिर भी कुछ अंतर था। राजसूय समारोह ने कुछ असंतुलित कर दिया था, जिससे एक खालीपन आ गया था। हो सकता है कि जो लोग किसी महान उद्यम को पूर्ण करते हैं उन्हें ऐसा लगता है। अतिथियों की उस भीड़ के बीच नित्य प्रतिदिन की जिन सामान्य गतिविधियों को फिर से करने की हमारी इच्छा हो रही थी, उन्हीं गतिविधियों से अब हम असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। युधिष्ठिर भी अपना राजकाज आधे मन से कर रहा था और संध्या के समय वह सभा में चुपचाप निरुत्साहित सा बैठा रहता था। भीम पैर पटकता हुआ रसोई में आता
और स्वयं पकाई हुई आदि सामग्री को बेस्वाद बताकर फेंक देता था। नकुल अपने अश्वों की उपेक्षा कर रहा था और सहदेव उन पुस्तकों को बिना पढ़े छोड़ देता था जिन्हें व्यापारी उसके लिए सुदूर स्थानों से लाते थे। अर्जुन उत्तर में स्थित पर्वतों को उत्कंठापूर्वक देखता रहता था, जिन्हें शिव का निवास माना जाता था। मैं अपने उद्यान में दुर्योधन के दल द्वारा की गई क्षति को ठीक करती रहती थी, किंतु आदेश देते समय मैं बीच में ही अपनी बात भूल जाती थी। मेरी दृष्टि उस तख्त पर चली जाती थी जहां कर्ण बैठा था, उस मार्ग पर रुक जाती थी जहां वह चला था, और एक बार फिर मुझे यह बात चुभ जाती थी कि मेरा महल उसे प्रभावित करने में असफल रहा था। कभी कभी मैं अपने जन्म के समय हुई भविष्यवाणी के विषय पर सोचती थी। क्या मैंने उसे पूरा कर दिया था? मैंने कुछ अप्रत्याशित कर दिया था। 5 राजाओं से विवाह करके उनकी शक्ति को संयोजित कर दिया था, जिससे वह भारत के संपूर्ण महाद्वीप के स्वामी बन सकते थे। इस संदर्भ में मैंने निश्चित तौर पर इतिहास में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई थी। मेरा एक मन इसके उत्तर में हाँ कह रहा था, परंतु दूसरे मन ने धीरे से कहा, बस यही? क्या सिर्फ इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था? इच्छा शक्तिशाली चुंबक की तरह होती है। क्या मेरी लापरवाह इच्छा के कारण 1 वर्ष के भीतर ही वह निमंत्रण आया था? उसमें दुर्योधन ने अपने प्रिय चचेरे भाइयों को अपने नव निर्मित महल में आकर उसे अनुग्रहित करने के लिए आमंत्रित किया था। यद्यपि उसका महल पांडवों के महल की भांति बिल्कुल दीप्तिमान नहीं था। शायद वह उन खेलों को पूरा करने का अवसर था जिसे खेलने से उसे इंद्रप्रस्थ में इतना आनंद आया था। उसने अंत में महारानी द्रौपदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया था और कहा था कि उसकी नई पत्नी और काशी की राजकुमारी भानुमति उसकी प्रशंसक और उससे मिलने की इच्छुक थी। यह अप्रत्याशित था। पत्नियां प्राय राजाओं के साथ यात्रा पर नहीं जाती थीं। कुंती इस विचार के अनौचित्य पर नाराज हो गई, किंतु मेरा हृदय विचलित हो उठा था। वह सचमुच काफी व्यस्त रहता होगा, अर्जुन ने कहा। नई सभा और नई पत्नी? पता नहीं उसने फिर से विवाह क्यों किया। उसकी पहले से ही बहुत सारी पत्नियां हैं और संतान भी हैं। जो भी हो, मैं वहां जाकर उसके अहम की तुष्टि नहीं करना चाहती। सहदेव ने सिर हिलाया। यह सिर्फ उसका अहंकार नहीं है, इस निमंत्रण के पीछे कुछ और बात है, कुछ ऐसा जिस पर मुझे विश्वास नहीं है। नकुल ने भवें चढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह कोई योजना बना रहा है। मैं उसकी अपेक्षा किसी सर्प पर जल्दी विश्वास कर सकता हूँ। भीम ने कहा और फिर मुड़कर मुझे देखा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ पांचाली? मुझे तुरंत स्पष्ट रूप से उसकी बात से सहमति व्यक्त करनी चाहिए थी। वह बात वहीं समाप्त हो जाती। युधिष्ठिर थोड़ा बड़बड़ाता, पर फिर हम लोगों के संयुक्त स्वर को सुनकर वह दुर्योधन के निमंत्रण को अस्वीकार कर देता। अपनी कौन सी कमजोरी के कारण मैं शांत रह गई, कौन सी गुप्त आकांक्षा। कुंती ने मुझे देखा, लेकिन ऐसे कि कोई अन्य नहीं देख पाया। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, उसने भीम से कहा। सिर्फ मूर्ख ही मुसीबत को खोजने जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, तुम लोग व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। दुर्योधन को अंततः यह बात समझ में आ गई कि हमसे मित्रता करने से उसे लाभ होगा। इसके अतिरिक्त जब वह यहाँ आया था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। यह स्वाभाविक है कि वह हमारे आतिथ्य सत्कार से उऋण होना चाहता होगा। उसका निमंत्रण अस्वीकार करना अशिष्टता होगी। तुम बहुत अधिक विश्वासी हो, कुंती ने कहा, अपने पिता की तरह। यह शुरू से तुम्हारी? मुझे लगता है कि युधिष्ठिर ठीक कह रहा है, मैंने टोकते हुए कहा। दुर्योधन ने अपनी पुरानी शत्रुता भुलाने का यह एक प्रयास किया है। हमें भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वह क्या था जिसने मुझे कुंती की बात को काटते समय झूठ बोलने पर विवश किया? क्या वह सिर्फ कुंती द्वारा मेरे पति और मेरे परिवार को फिर से नियंत्रित करने के उसके प्रयास पर व्यक्त की गई मेरी खींच थी, अथवा वह हस्तिनापुर में किसी को एक बार और देखने की आशा? हालांकि मुझे पता था कि उसे देखने से मेरे हृदय को सिर्फ पीड़ा होगी, अथवा व्यास द्वारा किए गए दावे के अनुसार मैं सिर्फ उस प्रारब्ध का पालन कर रही थी जो पहले ही लिखा जा चुका था।
कुंती ने अपने होंठ दबाए और चुप रह गई। उसका अहम इतना अधिक था कि वह मुझसे तर्क तक नहीं करना चाहती थी। उसने यद्यपि मुझे विचित्र ढंग से देखा, मानो उसे यह पता लग गया था कि मेरे द्वारा बोले गए शब्द मेरे मस्तिष्क में छिपे विचारों से मेल नहीं खा रहे थे। मेरे शेष पति कुछ देर के लिए अनिश्चित से देखते रहे, परंतु मैंने उन्हें इससे पहले अनेक अवसरों पर अच्छी सलाह दी थी, जिसके कारण उन्होंने इस बार अपनी असहजता की उपेक्षा कर दी। हम जाएंगे, नकुल ने अपने भाई से कहा। चूंकि तुम और पांचाली यही चाहते हो, परंतु यह बात निश्चित है भाई कि दुर्योधन को हमारी कोई चिंता नहीं है। उसकी इच्छा सिर्फ हमें अपनी नई शान शौकत दिखाने की है। होने दो, युधिष्ठिर ने लापरवाही से कहा। हमारी शान शौकत? ऐसा कहते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया। उससे पुरानी हो सकती है, किंतु अतुल्य है। मैंने झुककर इस युधिष्ठिर की प्रशंसा को स्वीकार कर लिया। मैंने तो अपने सबसे अच्छे रेशमी वस्त्र और महंगे आभूषण बांधने की योजना बनानी शुरू कर दी थी, और मैंने अपनी सैरेंद्री को केस संवारने के कुछ नए तरीके बनाने के आदेश दे दिए थे। पुनर्यौवन के कुछ पुटलिस लेना भी कोई बुरा विचार नहीं था। मैं चाहती थी कि भानुमति या मैं किसी अन्य व्यक्ति के विषय में सोच रही थी, इसी प्रकार मेरी प्रशंसा करते रहें। तुम भूल कर रहे हो, कुंती ने युधिष्ठिर से कहा। कम से कम द्रौपदी को तो मत ले जाओ। इसका तुम्हारे साथ जाना न उचित है और ना ही बुद्धिमत्ता। मैं विरोध करने के लिए तैयार थी, किंतु मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ओ माँ, युधिष्ठिर ने कहा, तुम हमेशा बुरे की ही कल्पना करती हो। पांचाली को कुछ नहीं होगा, बल्कि वह इस बात को सुनिश्चित करती रहेगी कि हम लोग कोई मूर्खता न कर बैठें। हमारा दल वसंत के एक सुहावने दिन निकल पड़ा। मेरे पति आगे चल रहे थे और उनके शरारती अश्व भी उन्हीं की तरह अधीर हो रहे थे। उनके निकट ही हमारे पुत्र भी अपने अपने शावकों पर सवार उसी उत्सुकता से चल रहे थे। हमारे पीछे सैकड़ों घुड़सवार उपहार की वस्तुएं लेकर आ रहे थे। घोड़ों के खुरों से उठ रही बारीक धूल सुबह की धुंध की तरह वातावरण में छाई हुई थी। उसके पीछे हमारा महल चमक रहा था और उसके अस्थिर स्वर्ण गुंबद सहसा दूर लगने लगे। उदास कुंती के साथ बैठे हुए रथ में से मैंने बाहर सिर निकालकर मार्ग में लगे पारिजात वृक्षों की सुगंध को महसूस किया। अपने प्रथम अभियान पर निकले किसी बच्चे की भांति मैं उत्तेजित हो रही थी। मुझे आशा है हमारे वापस आने तक यह पुष्प इसी प्रकार खिले रहेंगे, मैंने कुंती से कहा। कुंती ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब से मैंने अपने पतियों को दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मनाया था, तब से ही कुंती मुझसे बात नहीं कर रही थी। खींचकर मैंने भी यह तय कर लिया कि जब तक उसका मिजाज ठीक नहीं हो जाएगा, मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि कुंती की आशंका ठीक निकलेगी, और यह कि हस्तिनापुर जाकर हम अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं सुगंधित फूलों से भरे मार्ग या अपने प्रिय महल को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।